सभी मित्रों का चंदा इंस्टीट्यूट में स्वागत है। आज हम इतिहास के दूसरे पार्ट की चर्चा करेंगे। ये गलती से 3 पेस्ट हो गया है। ये दूसरा पार्ट है अपना भारत में राष्ट्रवाद। ठीक है, तो ये दूसरा पार्ट है। दूसरे पार्ट की चर्चा करेंगे भारत में राष्ट्रवाद। तो सबसे पहले इसकी महत्वपूर्ण घटनाएं क्या हुई, मतलब महत्वपूर्ण क्या क्या घटनाएं घटी, तो पहले उनके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले 1885। तो 1885 में क्या होगा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1850 में। किसने की? ए.ओ. हुम। इन्होंने राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। कब की? 1885। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसके बाद दूसरा नंबर 1915 में महात्मा गांधी भारत लौटे। तो महात्मा गांधी भारत कब लौटे? 1915 में। कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से। इससे पहले भी दक्षिण अफ्रीका में थे। भारत आने के उपरांत 1916 में नील की खेती कर रहे किसानों की मदद के लिए चंपारण सत्याग्रह, 1917 में गुजरात के किसानों की मदद के लिए खेड़ा सत्याग्रह, 1918 में सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के लिए अहमदाबाद मिल सत्याग्रह का आयोजन किया। तो गांधी जी ने वहाँ से लौटने के बाद पहले क्या किया? तो सबसे पहले जो नील की खेती, आपने देखा होगा कि नील की खेती कर रहे, तो नील की खेती कहाँ होती थी? तो थोड़ा अपन इसमें मैप में देखेंगे। ठीक है, तो मैप आप निकालते हैं। और तो ये रहा अपने भारत का मैप। तो भारत के मैप में आप लोगों ने देखा होगा, एक कलकत्ता में यहाँ से गंगा नदी निकलती है। तो गंगा नदी यहाँ से होती हुई इस तरह से जाती है। यहाँ से सोन नदी आती है, यहाँ से ये हुगली से बट जाती है। तो जो ये क्षेत्र है, ये कलकत्ता वाला, देखो कलकत्ता वाला मानचित्र, और ये बांग्लादेश। तो यहाँ क्या होता था कि जो गंगा नदी का ये सबसे बड़ा डेल्टा होता है सुंदरवन, तो इस डेल्टा में सबसे ज़्यादा अंग्रेज लोग नील की खेती कराते थे। नील की खेती की क्योंकि उस समय सूती वस्त्र को रंगवाने के लिए वहाँ सबसे बड़ी मांग थी नील की खेती की। तो जब मांग ज़्यादा होगी तो उसकी खेती करना ज़रूरी होगा, तो इसलिए वो भारतीय किसानों से नील की खेती करवाते थे। और नील की खेती करवाने में उन्हें बहुत सारा खर्चा लगता था। और नील की खेती के जो खरपतवार होते थे वो इतने मोटे हो जाते थे कि उसकी वजह से किसानों दूसरी फसल लेने में असमर्थ हो जाते थे। इसलिए भारतीय किसान नील की खेती करना नहीं चाहते थे। जब भारत के लोग नील की खेती नहीं करना चाहते थे तो अंग्रेज उनको तरह तरह की यातनाएं देते थे, और यातनाएं दे दे करके नील की खेती करवाया करते थे। तो ये क्षेत्र है, ये सारे क्षेत्र में नील की खेती होती थी। तो इसमें कौन कौन से? पश्चिमी बंगाल, इसके अलावा बांग्लादेश और बिहार, इन सारे क्षेत्रों में नील की खेती हुआ करती थी। जैसा कि आप मैप में देख रहे हैं, तो ये अपना पश्चिमी बंगाल हो गया, ये बांग्लादेश हो गया, यहाँ थोड़ा बिहार का हिस्सा है यहाँ, और एक झारखंड, और ये उड़ीसा। यहाँ पर सबसे ज़्यादा नील की खेती हुआ करती थी और अंग्रेज लोग नील की खेती करवाते थे। जब अंग्रेज लोग नील की खेती करवाते थे तो वो यहाँ से ले जाकर नील को वहाँ वस्त्र रंगते, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि जो अपन आज भी नील का प्रयोग करते हैं, तो उस समय भारत में ही नील सबसे अच्छा होता था, क्योंकि उस समय कृत्रिम नील नहीं था। इसलिए नील की खेती बड़ी मात्रा में करवाते थे और उसका अच्छा भुगतान भी मिलता था उन लोगों को। तो फ़ायदा तो वो लेते थे, लेकिन नुकसान भारतीयों को होता था। तो इस तरह से महात्मा गांधी ने जो नील की खेती कर रहे किसान थे उनको अधिकार दिलाने के लिए सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह। तो चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? 1916 में। ठीक है, तो चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ? 1916 में।
1916 में चंपारण सत्याग्रह। ये देखो इम्पोर्टेंट है, जितनी चीज़ें इसमें वीडियो में बताई जा रही हैं सभी इम्पोर्टेंट हैं, और इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे सभी बच्चों तक पहुंच जाए। इसके बाद सन 1917 में गुजरात के किसानों की मदद के लिए खेड़ा सत्याग्रह। तो 1917 ईस्वी में जो गुजरात के किसान थे उनकी मदद के लिए खेड़ा सत्याग्रह। गुजरात में क्या होता था तो थोड़ा मैप से देखते हैं। तो ये क्षेत्र अपना गुजरात का है, इस क्षेत्र को गुजरात, तो एक क्षेत्र है गुजरात का। तो यहाँ एक गांव है खेड़ा। तो खेड़ा के किसानों ने आंदोलन किया। उसका कारण क्या था कि अंग्रेज उनका जो वो सूत से ऊनी वस्त्र बनाते थे उनका व्यवसाय तो उन्होंने बर्बाद कर दिया। उनका व्यवसाय बर्बाद करने के बाद उनका कच्चा माल खुद खरीदने लगे, इसके अलावा वस्त्र बनाकर बेचने लगे। तो वो कच्चा माल तो सस्ते दामों पर लेते थे लेकिन उसी से बनाकर वस्त्र बहुत महंगे दामों पर बेचते थे। इस कारण वहाँ के किसान नाखुश थे। तो महात्मा गांधी ने खेड़ा सत्याग्रह 1917 ईस्वी में किया। तो ये थी आपकी। इसके बाद अहमदाबाद मिल सत्याग्रह का आयोजन किया गया। तो अहमदाबाद भी आपका कहाँ है, गुजरात में। तो गुजरात में अहमदाबाद की जो मिलें थीं उन पर भारी टैक्स लगाकर उन्हें बंद कर दिया गया, क्योंकि जो वहाँ का माल होता था इंग्लैंड का वो भारत में कैसे बिकता अगर भारत में मिलें चलती। तो इसलिए उन पर भारी टैक्स लगा दिया गया, उन्हें बंद कर दिया गया। अब है नंबर 3, 18 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट कानून के विरुद्ध सर्वव्यापी आंदोलन शुरू किया। इस कानून में राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का प्रावधान था। तो भारत में एक रॉलेट एक्ट आया। तो रॉलेट एक्ट में क्या था कि अंग्रेज जब चाहें भारत को किसी भी भारतीय को बिना मुकदमा चलाए 2 साल तक कैद रख सकते हैं। उन्हें अगर थोड़ी सी भी भनक हुई कि कोई भारतीय अंग्रेज़ों के खिलाफ कोई गतिविधि कर रहा है तो उसको तुरंत ले जाएंगे और उसे जेल में डाल देंगे, चाहे उसका कारण हो या ना हो, उस पर कोई सुनवाई भी नहीं होगी। तो इसके खिलाफ जो भारतीय थे उन्होंने उसके रॉलेट एक्ट के खिलाफ, तो सबसे पहले रॉलेट एक्ट आया कब, 18 मार्च 1919 को। फिर जब वो भारत आया तो जब बिना चलाए मुकदमा चलाए उस पर कार्य होने लगा तो इसका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अन्य सभी सहयोगियों ने काफ़ी विरोध किया। इसके बाद है नंबर 4, चौथी घटना 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड पंजाब के अमृतसर जिले में जनरल डायर के आदेश पर सैकड़ों लोगों की हत्या कर दी गई। तो अब थोड़े विस्तार से चर्चा करते हैं। तो भारत में सबसे पहले देखो रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसका रीजन बताते हैं। तो 1919 में रॉलेट एक्ट भारत आया। भारत आने के बाद भारतीय इस पर एक सभा कर रहे थे। तो 13 अप्रैल को जैसे ही 18 मार्च को रॉलेट एक्ट आया और रॉलेट एक्ट आने के बाद 13 अप्रैल को भारतीयों ने एक सभा की और सभा करने जा रहे थे तो अंग्रेज़ों ने उन पर इकट्ठा होने का आदेश लगाकर अंग्रेज विरोधी गतिविधि फैलाकर उस पर अंधाधुंध गोलियां दाग दी। इसमें लगभग 20,000 लोग मारे गए। जो भारत में जलियांवाला बाग कहा जाता है ऐसा कि वहाँ एक कुआं था, तो लोगों ने मरने से पहले उस कुएं में गिरना शुरू किया और लगभग 60 फुट गहरा कुआं लगभग पूरी तरह से भर चुका था व्यक्तियों से, इतनी उसमें लाशें पुर चुकी थीं। तो वहाँ लगभग 20,000 लोग मारे गए। इस पर भारतीयों ने काफ़ी आक्रोश हुआ। आक्रोश होने के बाद वहीं पर एक 7 साल का बच्चा था सुखबीर सिंह, तो उसने जाकर जो जनरल डायर है, इसके बाद जनरल डायर इंग्लैंड चला गया, तो उसने जाकर इंग्लैंड में मारा इसको। तो इसको तो नहीं मार पाया लेकिन इसके नाम का एक और व्यक्ति था उसको उसने मार दिया। फिर इसके बाद है 5वां 1922 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा सहयोग एवं खिलाफत आंदोलन चलाया गया। यह निर्णय 1920 के कांग्रेस नागपुर अधिवेशन में हुआ। तो अब ये देखते हैं कि 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ, नागपुर में। ठीक है।
क्योंकि कांग्रेस हर समय अलग अलग जगह आंदोलन करती थी। इसके बारे में हम लास्ट में बताएंगे आपको कांग्रेस के सभी आंदोलन किस तरह से रहे। तो 1920-22 में कांग्रेस असहयोग आंदोलन एवं खिलाफत आंदोलन। तो खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ? 1920-22 में, ठीक है। इसके बाद आता है 1922 में गोरखपुर स्थित चोरा चोरी के बाजार में गुजर रहा एक शांतिपूर्ण जुलूस पुलिस के साथ हिंसक टकराव में बदल गया। इस हिंसक घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। तो क्या हुआ कि 1922 में चोरा चोरी एक जगह है गोरखपुर के पास, तो वहाँ एक शांति आंदोलन निकल रहा था, लेकिन वहाँ पुलिस से हिंसक झड़प हो गई और इस हिंसक झड़प में उन्होंने कई पुलिस चौकियाँ जला दी और इस पर गांधी जी बहुत दुखी हुए और उन्होंने 1922 में चोरा चोरी आंदोलन वापस ले लिया। लेकिन इस चोरा चोरी आंदोलन को वापस लेने पर भारतीयों ने इनका काफ़ी ज़्यादा मात्रा में विरोध किया। फिर है 1928 में जब साइमन कमीशन भारत पहुंचा तो उसके विरोध में साइमन वापस जाओ के नारे से हुआ। तो फिर साइमन कमीशन भारत आया 1928 में, तो भारतीयों ने इसका विरोध किया कि इसको भारत में नहीं रहने देना है। इसके बाद 8वां नंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की मांग की। पूर्ण स्वराज्य का मतलब होता है पूर्ण स्वतंत्रता, स्वराज्य का अर्थ होता है स्वतंत्रता। तो जवाहरलाल नेहरू ने की अध्यक्षता में, तो सबसे पहले तो एक सवाल यही बनता है कि कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ? 1929 में। 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ? लाहौर में। इसमें किसकी मांग की गई? पूर्ण स्वराज्य की। सबसे पहले स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? 26 जनवरी 1930 को। अब आप लोग सोचते होंगे कि गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि जब पहली बार 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया तो उसी के उपलक्ष्य में आगे से उसी दिन गणतंत्र दिवस मनाया जाने लगा। फिर है नंबर 9 1930 में गांधी जी ने वायसराय इरविन को एक खत लिखा जिसमें उन्होंने 11 मांगों का उल्लेख किया। मांगों के न माने जाने पर सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ने की बात की। तो 1930 में वायसराय इरविन को एक खत लिखा गया। इन्होंने 19 मांगों को उल्लेख किया, तो उन्होंने 19 मांगें मानी कि अगर आप मांग नहीं मानते हैं तो उसमें क्या होगा? सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया जाएगा। इसके बाद है 10वां नंबर 11 मार्च 1930 को गांधी जी ने 78 वॉलंटियरों के साथ नमक कानून तोड़ते हुए दांडी यात्रा की शुरुआत की और सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हो गया। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? 11 मार्च 1930 को, ठीक है। तो इसका थोड़ा सा मैप में देख लेते हैं कि तो अब देखते हैं कि ये है गुजरात का दांडी शहर। यहाँ से यहाँ तक 488 किलोमीटर दूर ये दांडी यात्रा हुई थी और नमक कानून का विरोध, क्योंकि अंग्रेज़ों ने भारतीयों के लिए वहाँ नमक बनाना बंद कर दिया था। उन्होंने कहा था कि भारतीय अब नमक नहीं बना सकते और जो अंग्रेज नमक बनाते हैं उसी को खाएंगे। तो इस पर भारतीयों ने उस पर विरोध जताया और गांधी जी ने फिर दांडी यात्रा शुरू की और इसी के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। तो आपसे ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि दांडी यात्रा के बाद कौन से आंदोलन की शुरुआत हुई? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई, ठीक है। फिर है 11वां 1931 में गांधी जी के अस्थायी रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन रोक दिया। वह द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन गए। यह वार्ता बीच में ही टूट गई। वह उन्हें निराश होकर वापस लौटना पड़ा। वापस आकर आंदोलन फिर शुरू किया। 1934 तक मंद पड़ते पड़ते समाप्त हो गया। तो 1931 में ये आंदोलन शुरू हुआ और 1934 में ख़त्म। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1931 में शुरू और 1934 में ख़त्म, क्योंकि बीच में गांधी जी को लंदन बुलाया गया। अंग्रेज इनसे संधि करना चाहते थे लेकिन वो बात नहीं बनी। इसके बाद है पूना एक्ट।
दूसरे गोलमेज सम्मेलन के अलग निर्वाचन क्षेत्रों के सवाल को लेकर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एवं गांधी जी के बीच काफ़ी विवाद हुआ। अंत में पूना पैक्ट के तहत पूर्व घोषित पिछड़ा वर्ग चुनाव क्षेत्र को समाप्त कर दिया गया व उनके लिए कुल 148 स्थान आरक्षित रखे गए। तो पूना एक्ट के तहत अम्बेडकर और गांधी जी में थोड़ा वाद विवाद हुआ। गांधी जी और अम्बेडकर में क्यों वाद विवाद हुआ? क्योंकि गांधी जी चाहते थे कि पूरे भारत एक हो, लेकिन अम्बेडकर जी कहते थे कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए भी कुछ स्थान ऐसे रखे जाएं जिसमें वो ही चुने जाएं। तो क्या होगा कि अंग्रेजों ने उनके लिए आरक्षण में लगभग 90% स्थान रख दिए, जिसका गांधी जी ने कहा कि ऐसा ही गलत है, कुछ स्थान सामान्य के लिए भी होने चाहिए। इस पर दोनों में थोड़ा सा विवाद हुआ और 148 स्थान इसके लिए उन्होंने बाद में आरक्षित रख दिए। अब है भारत में राष्ट्रवाद। तो भारत में राष्ट्रवाद 1857 प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। तो इसके जी महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इसको जरूर देख लेना। 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम आपने पढ़ा होगा, झांसी की रानी और सभी ने किया था। 1870 में बंकिम चंद्र द्वारा वंदे मातरम की रचना। 1885 में व्योम कांग्रेस की स्थापना। इसके प्रथम अध्यक्ष जरूर याद कर लेना, व्योमेश चंद्र बनर्जी। आप प्रथम अध्यक्ष में ये वो हुम नहीं लगा देना। इसके प्रथम अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, इसके प्रथम अध्यक्ष थे। 1892 में दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश संसद में चुने जाने वाले पहले भारतीय बने। इन्हें द ग्रेट ओल्ड मैन भी कहते हैं। तो इन्हें कौन सी उपाधि मिली? दादा भाई नौरोजी को द ग्रेट ओल्ड मैन। ये ब्रिटिश संसद में चुने जाने वाले पहले भारतीय बने। ठीक है। अब आता है आपका 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ। 1905 में कांग्रेस दो दलों में विभक्त हुई, एक नरम दल और एक गरम दल। तो नरम दल के अध्यक्ष गांधी जी थे और गरम दल के लाल बाल पाल। तो लाल का मतलब लाला लाजपत राय, बाल का मतलब बाल गंगाधर तिलक, पाल का मतलब होता है बिपिन चंद्र पाल। ठीक है। तो ये कांग्रेस दो दलों में विभाजित हुई। तो एक दल के अध्यक्ष कौन थे? गांधी जी। जो नरम दल था उसके अध्यक्ष थे गांधी जी, और जो गरम दल था उसके अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। इसके बाद 1905 ईस्वी में रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत माता का चित्र बनाया। तो भारत माता का सर्वप्रथम चित्र किसने बनाया? 1905 ईस्वी में रविंद्रनाथ टैगोर। तो कोई पूछ सकता है कि भारत माता का पहला चित्र कब बनाया गया? तो 1905 ईस्वी में रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत माता का चित्र बनाया। 1906 में शौकत अली व मोहम्मद अली द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1906 में। किसने की? शौकत अली व मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन व बंगाल विभाजन रद्द किया गया। तो कब किया गया? 1911 में। 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन व बंगाल विभाजन रद्द। फिर 1914 में प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ। 1915 में महात्मा गांधी का स्वदेश लौटना। 1918 में प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति। अंग्रेजी द्वारा स्वशासन की मांग को नकारना व बदले में रोल एक्ट जैसा काला कानून देना। तो 1900 क्योंकि गांधी जी चाहते थे, गांधी जी इंग्लैंड की तरफ से लड़ाई में लड़े प्रथम विश्व युद्ध में, क्योंकि वो चाहते थे कि जब अंग्रेज प्रथम विश्व युद्ध के बाद लौटेंगे तो शायद भारत को आज़ाद कर देंगे। और इसका खिलाफ अंग्रेजों ने उल्टा किया, उन्होंने उल्ट के रोल एक्ट रख दिया। रोल एक्ट में क्या था? आपको अभी बताया था कि ज़बरदस्ती किसी भी भारतीय को जेल में भेज देना बिना कुछ किए, बिना कुछ गलती किए हुए भी। तो ये था रोल एक्ट। फिर 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड असहयोग आंदोलन की शुरुआत। 1919 में खिलाफत आंदोलन। 1922 में चोरा चोरी में हुई हिंसक घटना के बाद असहयोग आंदोलन की वापसी। फिर 9 अगस्त 1925 को काकोरी में क्रांतिकारियों ने अंग्रेजी खजाना ले जा रही ट्रेन लूट ली। कब? 9 अगस्त 1925 को। इसमें भारत के 3-4 भारतीय थे, जैसे चंद्रशेखर आज़ाद और उनके साथी। तो इन्होंने अंग्रेज़ों का खजाना ले जा रही एक ट्रेन को लूट लिया था।
1927 में साइमन कमीशन भारत आया, जिसका विरोध करते हुए लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई, क्योंकि लाला लाजपत राय ने साइमन कमीशन का विरोध किया और विरोध करने के बाद उनको अंग्रेजी अधिकारियों ने इतनी लाठियाँ पीटी कि उनकी उसी में मृत्यु हो गई। ठीक है, इसके बाद आता है आपका 8 अप्रैल 1929 में भगत सिंह व बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली पर बम फेंका। तो बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली पर बम फेंका 8 अप्रैल 1929 में गांधी जी ने सबना अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु व सुखदेव को फांसी दी गई। ठीक है, उस बम के उसमें। ठीक है, 1931 में गांधी इरविन समझौता व सबना अवज्ञा आंदोलन की समाप्ति हुई। 1932 में गांधी व अम्बेडकर के मध्य पूना एक्ट हुआ, जिसमें थोड़ा सा विरोध हुआ। 1933 में रहमत चौधरी ने प्रथम बार पाकिस्तान की मांग की। किसने की थी? रहमत चौधरी ने। 1935 में भारतीय शासन अधिनियम व प्रांतीय सरकारों का गठन हुआ। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ हुआ। तो द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? 1939 में। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत गांधी जी ने करो मरो की मांग की। करो मरो का मतलब होता है या तो आज़ादी लो या इस देश को छोड़ दो। और 1945 में अमेरिका का जापान पर परमाणु हमला और द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति। 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिल गई। तो ये थी। अब आते हैं आपका कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, शब्दावली हैं, इनका मुख्य रूप से जानते हैं। सत्याग्रह क्या कहलाता है? सो सत्याग्रह का अर्थ है सत्य के लिए आग्रह करना। तो जब सत्य के लिए लोग आग्रह करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? सत्याग्रह। यदि उद्देश्य सच्चा है और अन्याय के खिलाफ है तो उत्पीड़न के खिलाफ मुकाबला करने के लिए शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है, ये गांधी जी ने कहा था। सत्याग्रह का मतलब होता है सत्य के लिए आग्रह करना। यदि उद्देश्य सच्चा है और न्याय के खिलाफ है तो उत्पीड़न के खिलाफ मुकाबला करने के लिए शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। सत्याग्रही केवल अहिंसा के सहारे ही संघर्ष को सफल हो सकते हैं, ये गांधी जी ने कहा था। ठीक है, तो गांधी जी ने कहा था कि सत्य के द्वारा ही लोग सफल हो सकते हैं। फिर होता है दूसरे नंबर बहिष्कार। बहिष्कार का अर्थ क्या होता है? तो किसी के साथ संपर्क रखने या जुड़ने से इनकार करना या गतिविधियों में हिस्सेदारी, चीज़ों की खरीद व इस्तेमाल से इनकार करना, यह विरोध का एक रूप है। बहिष्कार का मतलब होता है हम जैसे कोई चीज़ खरीदते हैं। अभी आप लोगों ने देखा होगा आज की स्थिति में भारत ने 59 चीनी ऐप को बंद किया। ठीक है, और भारतीय लोग चीनी सामान का बहिष्कार कर रहे हैं, मतलब ना खरीदना, कोई विदेशी सामान ना खरीदना ही उसका क्या कहलाता है? बहिष्कार। आज तो अपन को वो हो गया, अपन ने सामने ही देख लिया कि बहिष्कार किस तरह से किया जाता है। फिर है स्वदेशी। स्वदेशी का मतलब होता है अपने देश की बनी वस्तुओं को खरीदना, वो कहलाता है स्वदेशी। अपने देश में बनी वस्तुएं, देशी संस्थाएं, अदालतों का प्रयोग करना, जिससे स्वदेशी उद्योगों के हितों को प्रोत्साहन मिले, तो ये होता है स्वदेशी। तो गांधी जी ने ये चलाया था स्वदेशी। उन्होंने कहा था कि सभी लोग अपने लिए अपने अपने वस्त्र बनाएंगे, मतलब तो सूत काटता था गांधी जी ने सबसे पहले, और सब लोग अपने अपने लिए वस्त्र बनाने लगे थे, तब से स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। इसके बाद है सविनय अवज्ञा। तो विनम्रता पूर्वक सरकार की आज्ञा की अवहेलना करना। विनम्रता, सविनय का मतलब होता है विनम्रता पूर्वक सरकार की आज्ञा की अवहेलना करना, जिससे ब्रिटिश सरकार शासन न चला पाए, इससे गांधी जी ने प्रारंभ किया। तो विनम्रता पूर्वक मतलब ना तो किसी मारकाट नहीं करनी है, सिर्फ विनम्रता पूर्वक कहना है कि हम इस कानून को नहीं मान सकते हैं। नंबर 5 खलीफा, मुसलमानों के आध्यात्मिक गुरु। जो मुसलमानों के आध्यात्मिक गुरु होते हैं उन्हें खलीफा कहा जाता है। इसके बाद नंबर 6 बेगार, बिना किसी परिश्रम के किसी काम को करवाना। बिना किसी परिश्रम के किसी काम को करवाना क्या कहलाता है? बेगार। इसके बाद है हरिजन। हरिजन को मतलब होता है गांधी जी ने ये नारा दिया था हरिजन। हरि मतलब होता है भगवान और जन मतलब लोग, यानी भगवान के जो लोग।
तो गांधी जी द्वारा अछूतों को हरिजन या ईश्वर की इंसान बताया गया। तो जो अनुसूचित जाति के लोग थे इनसे लोग छुआ नहीं करते थे, तो इसके लिए गांधी जी ने उनका नाम दिया हरिजन, उनको हरिजन कहा, यानी भगवान के रूप में कहा। फिर है मार्शल लॉ। कर्फ्यू के दौरान वह स्थिति जिसमें सेना को किसी बाहर दिखाने पर गोली मार देने के कड़े निर्देश होते हैं, एक कहलाता था मार्शल लॉ। ठीक है। फिर है पिकेटिंग, प्रदर्शन या विरोध पर एक ऐसा स्वरूप जिसमें लोग किसी दुकान, फैक्ट्री, दफ्तर भीतर जाने का रास्ता रोक लेते हैं। तो इस तरह से आपका ये पार्ट पूरा होगा। तो आप लोग एक बार किताब में ज़रूर देख लें। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, क्योंकि भाई आप लाइक नहीं करते हैं तो लाइक इसको ज़रूर करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन सभी बच्चों तक, अपने स्कूल के नहीं सभी बच्चों तक एक वीडियो पहुंचे जो कक्षा 10वीं के देना चाहते हैं। इसके अलावा आप लोग जाएं प्लेलिस्ट में, और प्लेलिस्ट में आपकी भूगोल, अर्थशास्त्र और राजनीति इन सब की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाकर आप सारे वीडियो देख सकते हैं अगर किसी ने नहीं देख पाए हों। ठीक है। इसी के साथ धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।